नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महेश पंडवाल विश्व के इतिहास में अध्याय 55 को, जो कि हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। उसके तात्कालिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे। किन दोनों राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध हुआ था, किस प्रकार से युद्ध की शुरुआत हुई थी, इस पूरे जानकारी के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या अच्छी लगती हो और अब तक जो आपने वीडियो देखी वो सभी अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, देखेंगे कि तात्कालिक कारण कौन कौन से थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को जरूरी से जरूर बना दिया था। देखिए, पहला पॉइंट कि 28 जून 1914 को सरायेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या ने युद्ध छिड़ने में तात्कालिक कारण का काम किया था। सरायेवो यहाँ ये हत्याएं की गई थी, बोस्निया की राजधानी थी। इन हत्याओं की योजना योजना ब्लैक हैंड यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था ने बनाई थी। इस योजना को किसने बनाया था? यूनियन ऑफ डेथ, या कह लीजिए योजना ब्लैक हैंड ने बनाया था। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाइयों को एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। ऑस्ट्रिया हंगरी की इन हत्याओं में सर्बिया की मिलीभगत होने का पूरा यकीन था। इसलिए 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी ठोक दी, जिसमें 11 मांगे रखी गई थीं। सर्बिया ने कुछ भागों को छोड़कर ज्यादातर मांगे स्वीकार कर ली, और सभी मांगों को स्वीकृति का मतलब होना सर्बिया का पूर्ण रूप से अपना प्रभुसत्ता से वंचित होना था। सर्बिया के 25 जुलाई के उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और 29 जुलाई को ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी कर दी। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद दो और लड़ाइयां छिड़ गईं, और सैनिक दृष्टि से इन दोनों लड़ाइयों के आपस में जुड़ जाने से आम लड़ाई अथवा प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। युद्ध बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके खिलाफ लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। रूस ने जर्मनी के खिलाफ भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी को विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके खिलाफ रूस का साथ देगा, और जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजनाएं बनाई और अपनी अधिकांश सेना को इसी उद्देश्य से लामबंद किया था। दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कारणों ने क्या कहते हैं युद्ध को अग्रसर किया था। तो इसके बाद इसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था, और वह जानता था कि रूस पर जल्दी जीत हासिल नहीं हो पाएगी। ब्रिटेन की स्थिति अभी अस्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। फ्रांस ने उससे मदद मांगी तो ब्रिटेन वादा किया कि जर्मनी के खिलाफ उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। जर्मनी ने जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त हो गई, और जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। इटली, जो त्रिपक्षीय संधि संगठन का सदस्य था, वह तटस्थ बना रहा। अब देखिए, युद्ध का विस्तार किस प्रकार से होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध शुरू कर दिया। 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया, और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया था। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेशों को हथियाना था। पुर्तगाल भी, जिसे ब्रिटेन अक्सर अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, लड़ाई में शामिल हो गया, और मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया था। रोमानिया और यूनान, जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ हो लिए थे। अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में विख्यात हुए, और बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। उसे सर्बियाई तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया, और तुर्की के कुछ इलाके दे दिए गए थे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए,
और अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गई और इस लड़ाई के लिए लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया था। इनमें से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र शक्तियों द्वारा लामबंद किए गए थे और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों द्वारा किए गए थे। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विभत्सता की दृष्टि से यूरोप में लड़ी गई लड़ाइयाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ी गई लड़ाइयों से बहुत अधिक भीषण थी और यूरोप के पश्चिमी मोर्चों पर युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया था। सितंबर के आरंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास तक पहुंच चुकी थी और फ्रांसीसी सेना अल्सास लारेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मन सेना की उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और आनन फानन में जीत हासिल कर लेगी और अल्सास लारेन से वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मार्न की लड़ाई यह लड़ाई मार्न नदी के किनारे निकट लड़ी गई थी जिसका नाम मार्न की लड़ाई पड़ा। ठीक है, मार्न नदी के किनारे लड़ी गई थी इसलिए मार्न की लड़ाई पड़ा और उसमें जर्मन सेना से भिड़ चुकी थी। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहां डटे रहे लेकिन कोई किसी को अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। और आगे देखिए, स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस की दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और कटीले तार के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गईं। दोनों ओर हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 1915 में सफलता की आशा में जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग आरंभ किया और 1916 में ब्रिटेन ने हाल ही में आविष्कृत टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लेकिन दोनों में से किसी को भी किसी युक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा था। दोनों पक्षों के जितने सैनिक मर जाते थे उतने फिर नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे और 1915 में रूसी सेना को जबरदस्त शिकस्तें खानी पड़ी और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। 1916 में रूस ने दूसरा हमला शुरू कर दिया जिससे विफल कर दिया गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। अब देखिए, 2 मार्च 1918 को उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए और रूस द्वारा लामबंद किए गए कुल 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या बंदी बना लिए गए थे। अब देखिए कि यूरोप से बाहर युद्ध का किस प्रकार से फैलाव हुआ। तो देखिए, यूरोप से बाहर कुछ बड़ी लड़ाइयाँ उत्तरी अमेरिका अफ्रीका और पश्चिम एशिया में लड़ी गई थी। जर्मनी और तुर्की ने साथ होकर मित्र शक्तियों के उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया स्थित औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को खतरे में डाल दिया था और तुर्की शासन से अरब देशों की आज़ादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में साइक्स पाइकाट नामक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए भी स्वयं को प्रतिबद्ध कर दिया था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिण अफ्रीकी सेना ने कब्जा कर लिया और टोगोलैंड पर ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फौजों ने तथा कैमरून पर ब्रिटिश फ्रांसीसी तथा बेल्जियम सेनाओं ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस लड़ाई को वार ऑफ एट्रिशन या थका देने वाले युद्ध के नाम से जाना जाता था जिसमें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति राष्ट्र एक दूसरे को थका थका कर मैदान से हटा देने की कोशिश कर रहे थे। इस थका देने वाले युद्ध के दौर में 2 महाविनाशकारी लड़ाइयां लड़ी गई। पहला था फरवरी 1916 में जर्मनी वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर भारी हमला कर दिया और जवाब में फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस लड़ाई में झोंक दिया था। इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए जो कि दोनों ओर लगभग बराबर संख्या में थे। दूसरी थी सोम की लड़ाई जिससे सोम नदी के तट पर लड़े जाने से इस लड़ाई का नाम पड़ा था। अब देखिए, नाकेबंदी की क्या नीति थी। तो ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने वाले जहाजों को डुबोने के लिए पनडुब्बियां यू बोट जिसे जर्मन में उंटर सी बोट कहते थे उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लड़ाइयों में विमानों का प्रयोग भी आरंभ हो गया। शहरों पर हवाई जहाजों से बमबारी की गई और जर्मन तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में आमने सामने की या सकल लड़ाइयां शुरू हो गई। अब देखिए, युद्ध का अंत किस प्रकार से होता है उसके बारे में अब देखेंगे।
अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया था और उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि करने पर विवश कर दिया गया था। युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद से ही संयुक्त राज्य शक्तियों का गोला बारूद, खाद्य सामग्री आदि से तरह तरह का साथ दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की खूब तरक्की हुई। किसकी? संयुक्त राज्य शक्तियों की। इसी बीच इसी बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की नागरिक आबादी तथा सैनिक में असंतोष की आग सुलग रही थी। रूसी सम्राट पहले ही सिंहासनच्युत हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष बहुत व्यापक था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना शुरू कर दिया था। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा और जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। आगे देखिए, जुलाई का महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने प्रत्याक्रमणों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी और पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए। हस्तक्षेप का यह दौर तो युद्ध की समाप्ति के बाद तक चला, लेकिन इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार का आरंभ हो गया था। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, यूगोस्लाव तथा हंगेरियाई अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति भड़क उठी और 9 नवंबर को जर्मनी के सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और भागकर हॉलैंड चला गया था। 10 नवंबर को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 11 नवंबर 1918 के दिन 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ। जो 63 करोड़ सैनिक लामबंद किए गए थे, उनमें से लगभग 90 लाख खेत रहे थे और 2.2 करोड़ घायल हुए थे। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और प्रथम विश्व युद्ध एक तरह से एक बहुत बड़ा नरसंहार था, जिसमें कई लोगों की जानें गईं और लाखों लोग घायल हुए और ऐसा युद्ध कभी दोबारा ना हो, इसका हम लोग यही प्रयास करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।